जब मालेगांव ब्लास्ट का मामला आया, रिस्पॉन्स बिल्कुल उत्सव जैसा रहा। होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। रोहिणी सालियान, मेन स्ट्रीम पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपनी पूरी करियर रिस्क में डाल के बोलती है कि मुझे एनआईए ने बोला कि इस पे सॉफ्ट जाओ। तो हम्म, जाहिर है कि एनआईए चाहती थी कि ये लोग छूट जाए। जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में दो लोगों के जो उनका इन्वेस्टिगेशन किया नहीं गया कि जो एक कड़ी हो सकते थे उस केस में। रामजी जी, काल संगरा दो लोग ऐसे थे जो बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, और उनका टिकट जिस व्यक्ति ने बुक कराया था विलोक शर्मा कोई नाम था, जिसमें तो जी। कुछ लोगों का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको सबूत पेश नहीं किया गया। 164 स्टेटमेंट वो जहां कि बोला गया था कि ये लोग इन्वॉल्व है, गायब हो गए। तो बहुत सारे गैप्स हैं इन्वेस्टिगेशन में, और साथ साथ प्रोसिक्यूशन में भी बहुत गैप्स हैं। मतलब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है। फॉरेंसिक जांच जो होनी चाहिए, जिस हद तक अच्छी तरह से होनी चाहिए थी, वो जांच हुई नहीं थी। 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट को देखें, 2007 में ये मक्का मस्जिद समझौता, अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट को देखें, 2008 का, तो लगातार उसमें सभी जो अभियुक्त तो पकड़े गए, एक्यूज पकड़े गए, वो हिंदू समाज के थे। तो जो आज बस्तर में हो रहा है, या जो हम्म। कश्मीर में हो रहा है, या जो मणिपुर में हो रहा है, वो स्टेट टेररिज्म है। उसको आप कौन सा कलर दिखाएंगे? सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद साथियों। मैं हर्षमंदर हूँ। ये दाग दाग उजाला जो सीरीज बातचीत की देश के हालात के बारे में स्क्रोल के साथ कारवान मोहब्बत जो कर रही है, उसकी एक श्रृंखला में आज की चर्चा का संदर्भ पहले मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि पिछले एक महीने में दो बहुत बड़े आतंकवाद के मामलों में कोर्ट्स के फैसले आए, और दोनों फैसलों में उन्होंने जो जिनको दोषी माना गया था उनको उन्होंने दोषमुक्त पाया है। इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला केस 2006 में मुंबई में 7 रेलगाड़ियों में जो लोकल ट्रेन्स हैं उनमें सामूहिक एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और 200 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए। बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। अ, उस अ, उस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और एक को 9 साल के बाद रिहा किया गया, और बाकियों एक गुजर गए जेल में, और बाकी 19 साल बाद वो रिहा हुए हैं। और कोर्ट अब कह रही है कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। ये सभी मुसलमान आदमी थे। अ, अ, 2 साल बाद 2008 में मालेगांव में एक और बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। मोटरसाइकिल में बॉम्ब लगाया गया था, जो अचानक में विस्फोट हुआ एक मस्जिद के पास। रमज़ान का महीना था। इसमें लगभग 6 लोग मारे गए, काफ़ी लोग घायल भी हुए, उसमें 2 बच्चे भी थे। ये दोनों जो फैसले हैं वो एक साथ आए, बहुत सारे सवाल ये उठाते हैं। अ, आतंकवाद के स्वरूप के बारे में, हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कुछ बहुत बड़े सवाल उठाए गए हैं। सांप्रदायिक का क्या एक प्रेजुडिस है हमारी जो लीडरशिप में, पुलिस में, प्रशासन में, कोर्ट्स में, मीडिया में, जुडिशरी में। इस तरह के सवाल पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ दो बहुत अहम और श्रेष्ठ साथी हैं, जो इसमें इस बातचीत में जुड़े हैं मेरे साथ। एक सबसे पहले मैं
देता हूँ मिहिर देसाई के। मिहिर देसाई देश के सबसे प्रमुख जो और सबसे सम्मानित मानवाधिकार के जो अधिवक्ता है, उनमें उनका नाम जुड़ता है। और वो मास मर्डर, जिसको सांप्रदायिक हिंसा के बड़े मामले, पुलिस अत्याचार, जो एनकाउंटर के मामले, पुलिस की हिरासत में लोग मारे गए हैं, ऐसे बहुत सारे मामलों पे आपने बहुत सालों तक मानवाधिकारों की रक्षा और इंसाफ की रक्षा की है। और हमारे दूसरे साथी हैं सुभाष कटाडे, बहुत सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, लेखक भी हैं। इतिहास पे, राजनीति पे, मानवाधिकार पे, सांप्रदायिकता पे, इन सब पे आपकी बहुत गहरी पकड़ भी है, आपने बहुत काम भी किया है। तो दोस्तों, मैं पहला सवाल जो उठाना चाह रहा हूँ वो मालेगांव के बारे में है। हम लोग जानते हैं मालेगांव का जो ब्लास्ट है, उस जो महाराष्ट्र में जो एटीएस है, वो हेमंत करकरे, जिनका बहुत बढ़िया, उनके ईमानदारी पे, उनकी योग्यता पे सबका बहुत ज़्यादा यकीन रहा है। उन्होंने इसकी जांच की जिम्मेदारी ली, और एटीएस का प्रभार भी उनके पास था। और कुछ ही महीनों में उन्हें बहुत एक बड़ा पहला जो अरेस्ट किया था वो था प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। उन एटीएस का कहना था कि जो बाइक ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ था वो उन्हीं के नाम पे था। और भी जो लोग आए उनमें से एक और बड़ा नाम था, एक लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित का, जो उस वक्त फौज में काम करते थे। जांच चल ही रही थी, और 2008 में मुंबई में टेरर अटैक हुआ। हेमंत करकरे उसमें मारे गए। और जो प्रभावित लोग हैं वो आज भी उनको याद करते हैं। जिस रोड पे ब्लास्ट हुआ था उस रोड का नाम हेमंत करकरे के नाम पर ही रहा है। जांच चलती रही, लेकिन 2015 में जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट रोहिणी साल्यान ने बहुत बड़ा आरोप किया कि बीजेपी सरकार पावर में आने के बाद उन्हें एनआईए ने उन पे दबाव डालना शुरू किया है कि वो नरमी से इस केस में आगे बढ़ें। और वो उस केस से हटाए गए। इसके बाद बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को चुना पार्लियामेंट के लिए, एमपी के चुनाव के लिए भोपाल से। 2019 में उनकी जीत भी हुई। और अब जो फैसला हुआ है उसमें जो एनआईए के स्पेशल जज हैं वो मानते हैं कि बहुत सस्पिशन, उनको ये लगता है कि सस्पिशन तो है जो अक्यूज्ड लोगों के खिलाफ, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं रखा गया है। बहुत सारे इनकन्सिस्टेंसीज हैं, वो इसलिए उनको छोड़ा गया है। तो मेरा पहला सवाल आप दोनों से है कि इस मामले में अ, क्या हुआ, और अ, ये जो एक्विटल हुआ उनका, ये किस कारण से हुआ, क्या क्या ये सही था, और इससे क्या सवाल उठते हैं। तो मिहिर, आप वकील हैं, तो इस कारण से आपसे पहले मैं ये सवाल पूछता हूँ। देखिए, इसमें ऐसा है कि अल्टीमेटली जो जज देखता है, हम्म। या तो वो मालेगांव केस में हो जो सेशंस कोर्ट के जज थे, या तो बॉम्बे ब्लास्ट के केस थे जहां हाई कोर्ट के जज थे बॉम्बे के। अल्टीमेटली आप कितने भी न्यूट्रल जज को डालें, हम्म। कितने भी इंडिपेंडेंट जज को डालें, उनको एविडेंस के आधार पे चलना पड़ता जी। है। एविडेंस कलेक्शन का काम सबसे पहले
ये करती है, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो कि एटीएस थी और बाद में एनआईए थी। और एविडेंस को प्रूव करने का काम प्रोसिक्यूशन करती है, जो 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 स्पेशल वकील होता है उनका, वो करती है। अगर ये दोनों स्टेज पे कुछ हम्म, प्रॉब्लम आ गया, जी तो जज कितने भी माहिर क्यों ना हो, बियॉन्ड द पॉइंट वो कुछ कर कर नहीं सकते। जैसे कि आप, हम मालेगांव केस की बात करें, तो जी 2-3 मुद्दे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, कोर्ट ने खुद कहा है कि सस्पिशन है। कोर्ट ने खुद कहा है कि टेररिज्म डज नॉट एवर लीच है, लेकिन सस्पिशन के आधार पे हम किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। और जी सस्पिशन और कन्विक्शन के बीच में जो हमको कड़ी मिलनी चाहिए, वो कड़ी नहीं मिली। और उसके 2-3 वजह थे। वो पहली, बहुत कोर्ट बहुत सॉरी, क्लियरली कहती है कि उनको सस्पिशन है, सबूत उनको नहीं मिला है। सबूत नहीं जी है। अभी सबूत लाने का काम, जैसे तो मैंने जैसे बोला कि पहले तो इन्वेस्टिगेशन, जी और दूसरी बात है प्रोसिक्यूशन। तो इन्वेस्टिगेशन की जो बात है, वहां अगर आप देखें, तो कुछ लोगों के 164 स्टेटमेंट्स, यानी मैजिस्ट्रेट के पास दिए हुए स्टेटमेंट्स, जहां वो कहते हैं कि क्या क्या हुआ, हमने हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हम विटनेस है इसके बारे में, हमने ये किया, ये सुना, या ये देखा, वो बोलते हैं। वो कुछ 164 स्टेटमेंट गायब हो गए। हम्म अभी ये क्यों गायब हुए, कैसे गायब हुए, वो पता नहीं है। हम्म, लेकिन जाहिर है एक बहुत ही सस्पिशियस मामला है कि ये गायब हो गए। 164 स्टेटमेंट वो, जहां की बोला गया था कि ये लोग इन्वॉल्व है। और अगर आप उसके खिलाफ अभी कोर्ट में बोलोगे, तो हो सकता है आपको परजरी का चार्ज लग सके। कि आप जो कोर्ट में जो झूठी गवाही दे रहे हैं, उसका चार्ज लग सकते हैं। तो ये 164 स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कि करीबन 39 से 40 विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए हैं। हम्म, यानी कि उन्होंने जो पहले स्टेटमेंट दिया था पुलिस को, पुलिस यानी चाहे एटीएस हो या एनआईए हो, और बाद में जो कोर्ट में उन्होंने बोला, वो बहुत कंप्लीटली कॉन्ट्रिडिक्टरी था। यानी पहले बोला था कि हमने, मान लीजिए कि बोला था कि हमने, हाँ, जो 3 मीटिंग हुए थे उसमें साध्वी प्रज्ञा थी, ये थी, ये थे। और फिर आके बोला कि नहीं, हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं था, मैं ऐसे कभी मीटिंग में था ही नहीं। तो जब विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। थर्ड प्रॉब्लम ये हुआ था कि फॉरेंसिक जांच जो होनी चाहिए थी, जिस हद तक अच्छी तरह से होनी चाहिए थी, वो जांच हुई नहीं थी। वो एक जज बोलता है कि जो फॉरेंसिक, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स लेना, वो नहीं हुआ था। फिर जो आरडीएक्स जो मिला था, ठीक है, उसके पूरे उसको सील बरोबर नहीं किया था। जो 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 चीजें मिली थी ब्लास्ट से, उसे सील नहीं की थी बरोबर, इसलिए उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहुत कारण थे। तो ये इन्वेस्टिगेशन की बात रही। दूसरी बात प्रोसिक्यूशन की, जैसे मैंने कहा कि दो चीजें होती है प्रोसिक्यूशन में, जैसे आपने ही बताया हर्ष, हम्म, कि रोहिणी सालिया, जिसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसके इंटेग्रिटी और जिसके काबिलियत है। कमिटमेंट के ऊपर, काबिलियत के ऊपर कोई भी डाउट नहीं हो सकता है, मुझे नहीं है। हम लोग जी एक दूसरे के खिलाफ कई बार अपीयर हुए हैं कोर्ट में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती थी तभी भी, और अपना काम जिम्मेवारी से करती थी। तो काबिलियत पे कोई किसी तरह का ये नहीं। जब उस तरह के एक मेन स्ट्रीम पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी पूरी करियर रिस्क में डाल के बोलती है कि मुझे एनआईए ने बोला कि इसके ऊपर 2015-16 से बोला है कि इस पे सॉफ्ट जाओ, ये, और तभी उन्होंने आके कहा कि दिस इज नॉट माय जॉब, इसके लिए मैं स्पेशल पीपी नहीं बनी। तो जी जाहिर है कि एनआईए चाहती थी कि ये लोग छूट जाए। अब देखिए कि जो मकोका लगाया गया था, मकोका ये महाराष्ट्र का स्पेशल एक्ट है, कानून है, ओके, जिसमें क्या होता है कि जो आप कन्फेशन करते हैं पुलिस में, हाँ?
पुलिस के सामने। नॉर्मली कन्फेशन आपको मजिस्ट्रेट के सामने करना पड़ता है। मकोका जो कानून लगाया गया है, वहां आप सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के सामने कन्फेशन करते हैं तो वो माना जाता है। ओके। ऑर्डिनरी इंडियन पिनल कोड या जो नया कानून है उसमें ऐसा माना नहीं जाता है, उसमें आपको मजिस्ट्रेट के पास ही करना पड़ता है। तो यहां सीनियर मकोका लगाया गया था और सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन किए गए थे। फिर एनआईए के कहने पे मकोका ड्रॉप किया गया। जैसे मकोका के ड्रॉप किया वैसे वो कन्फेशन ड्रॉप करने पड़े, क्योंकि वो कन्फेशन पुलिस के सामने थे। तो वो कन्फेशन भी गए, मकोका भी गए। तो इस तरह की अगर हम देखें, जिस तरह से यह पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिस तरह से प्रोसिक्यूशन हुआ है, मेरे ख्याल से यह बहुत 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 ही संदेहनीय बात है कि एक्चुअली जेन्युइन प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि नहीं। उतना मैं अभी के लिए मेरी बात बंद कर। सुभाष, आपने बात सुनी, आप पत्रकार भी रहे, एक तरह के सामाजिक शोधकर्ता भी हैं आप। बहुत साफ संकेत है कि सरकार नहीं चाहती थी कि इस मामले में जिनको दोषी माना गया है उनके खिलाफ सजा हो। और ये तो बहुत साफ दिखाया कि आई थिंक दुनिया में बहुत कम ऐसे उदाहरण होंगे कि किसी को टेरर के लिए वो आरोपी है और उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए खड़ा किया जाता है। आप कुछ इसमें, हाउ डू यू सी दिस? जो मिहिर ने बात कही, जी वो बात तो बिल्कुल 100% सही है। जी और रोहिणी सालियान का वो स्टेटमेंट बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन उन्होंने और एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ सबूत पेश किए थे इस केस को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने उन सबूतों को एडमिसिबल माना था। तो अगर आप केस के बारे में इन सारे बातों को रखेंगे, इंक्लूडिंग जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में दो लोगों के जो उनका इन्वेस्टिगेशन किया नहीं गया, कि जो जो एक कड़ी हो सकते थे उस केस में, रामजी काल संगरा, दो लोग ऐसे थे जो बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, और उनका टिकट जिस व्यक्ति ने बुक कराया था, विलोक शर्मा कोई नाम था, जिसमें वायर ने एक स्टोरी की उसके बारे में। तो जी कुछ लोगों का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको सबूत पेश नहीं किया गया। तो बहुत सारे गैप्स हैं इन्वेस्टिगेशन में, और साथ साथ प्रोसिक्यूशन में भी बहुत गैप्स हैं। तो ये मुझे तो मेरा ये मानना है, और ज्यादा मीर ने जो कहा उसके बाद जोड़ना नहीं चाहूंगा मैं। मतलब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, और क्लीन और चिट अपने आप। और जानबूझ के हुआ है। या जानबूझ के, क्योंकि अगर 2015 में जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो उनकी जो रोहिणी सलियान की जो इमेज है, आखिरी दिन वो मिली थी उनसे, एक एक करकरे से, हेमंत करकरे से। हेमंत करकरे ने उनको बताया था कि मेरे पर कितना दबाव पड़ रहा है और कैसे क्या होगा मामला। तो शी हैड एश्योर्ड हिम कि मैं, मेरे पास मामला आएगा तो मैं उठाऊंगी इस मसले को। तो उनको उन्हीं को बनाया गया था। तो 2015 में बयान दिया उन्होंने। 2016 में बाकायदा उन्होंने व्यक्ति का नाम लिया, एनआईए के व्यक्ति का, कोई मराठी आदमी है, उनका नाम लिया, क्या के मिले थे, क्या किया था उन्होंने। और 2017 में उनको उस केस से निकाला गया, और जो दूसरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने वो लगभग 10 साल तक वो पद पर बने रहे। और जो सारे जो कथित गड़बड़ियां हम लोग देख रहे हैं उनके नेतृत्व में हुई, कैसे उन्होंने क्यों नहीं पेश किया गया, ये देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक अन्याय हुआ है, और कॉन्शियसली अन्याय हुआ है। और न्याय का तकाजा ये है कि मतलब सरकार को इस मामले में तुरंत अपील करनी चाहिए। जब एनआईए कोर्ट ने खुद कहा है कि स्ट्रांग सस्पिशन है, स्ट्रांग सस्पिशन, उनकी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे, स्ट्रांग सस्पिशन है, तो तुरंत अपील करनी चाहिए। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हर्ष, आप जिस बात का अभी रेलवे बॉम्ब ब्लास्ट का जिक्र कर रहे थे, जो जिसमें उसी शाम को अभी मुकदमा पढ़े, फैसले का पढ़े बगैर भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कैसे ये शॉकिंग है ये, और उसी शाम को सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। और आज इस घटना को, जजमेंट को लगभग 12 दिन हो गए, 31 जुलाई का ये जजमेंट है मालेगांव का, 12 दिन जजमेंट आया हुआ। तो ये अभी जो महत्वपूर्ण सवाल मेरे लिए, हम लोग के लिए ये होना चाहिए कि ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाह रही है, या कुछ खास लोगों को, उनके करीबियों को, खास विचारधारा के लोगों को सपोर्ट कर रही है। तो जिसके बारे में मदन लोकुर ने भी लिखा है वायर के अपने आर्टिकल में, कि ये एक बड़ा सवाल है, संविधान पे भारत को चलना है, या हमें कुछ खास
रिलीजियस या बाकी पॉलिटिकल कंसिडरेशन से न्याय का इंसाफ ये होगा। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है महत्वपूर्ण सवाल है, और ये एक गौर कर किया जाना चाहिए। और ये और एक छोटी बात मुझे बस एक जोड़ना चाहूंगी इसी मसले में। मेरे ख्याल से मालेगांव मामला वो जजमेंट था, केस था जो जिसने ये जो सिलसिला चला आ रहा था 2001 के बाद, मुस्लिम एज टेररिस्ट वाला जो 9/11 के बाद सिलसिला शुरू हुआ था। जी तो और भारत के अंदर भी उसके रिफ्लेक्शन हम लोग को दिखते थे, जो 2008 इस मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के पहले जो कई जजमेंट आए थे, कई जी केस हुए थे। मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट, समझौता बॉम्ब ब्लास्ट, और अजमेर में हुआ था, और नांदेड़ में हुआ था, मतलब सारे जगहों पर बार बार यही थियरी बताई जाती थी कि ये मुसलमानों ने किया है। मालेगांव में भी आपको याद होगा 2006 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, शबे जी बारात के दिन। उसमें भी मुस्लिम लोगों को आरोपी बनाया गया था, संदेह था उस वक्त। तो 2008 में हेमंत करकरे ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उन्होंने खुल खुल करके जब एक प्रोफेशनल ढंग से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो सारी बातें सामने आई। तो एक बड़ा एक जो ये जो मेजोरिटेरियन फोर्सेस की जो डिजाइन थी उसको चैलेंज हुई थी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए उतना सेलिब्रेट करने में जी प्लीज। नहीं, सुभाष, आपके दोनों बातों पे हम लोग आगे और गहराई से बात करेंगे। पहली बात जो आपने कहा था कि इन दो एक्विटल्स में सरकार का रवैया बिल्कुल अलग रहा। जस्टिस मदन लोकूर ने उस पे जो कमेंट्री की, आप बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ में मैं अब्दुल वाहिद शेख की भी का उन्होंने भी एक लेख लिखा है। अब्दुल वाहिद शेख उसी मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में उनको भी आरोपी माना गया था। 9 साल उन्होंने जेल में गुजारे। वो पहले दोष मुक्त हुए थे और मतलब आवाज़ उठाते रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने पीएचडी भी अपनी पूरी की है और इंसाफ के लिए बात करते हैं। उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने बिल्कुल यही बात कही कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या एक ओपनली कम्युनल स्टेट जो खुल के सांप्रदायिक है, इस क्या ये उसका संकेत नहीं है। उनका कहना है कि मुंबई ब्लास्ट के मामले के इक्विटल जब हुआ था, तो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये बहुत शॉकिंग फैसला है। और जैसे आपने कहा कि 24 घंटे से पहले उसके उसमें अपील भी फाइल हो गया, मीडिया का एक पूरा ट्रायल भी शुरू हुआ, और मतलब उसी तरह, और क्योंकि वो उससे गुजरे हैं अब्दुल वाहिद, उन्होंने कहा कि हमें लग रहा था कि 19 साल बाद फिर से मीडिया हमारा ट्रायल कर रही है। लेकिन 10 दिन बाद जब मालेगांव ब्लास्ट का मामला आया, रिस्पॉन्स बिल्कुल एक अलग था, ऑलमोस्ट जैसे एक उत्सव जैसा रहा। होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र सरकार ने उसके जुडिशरी का मतलब तारीफ की, वर्डिक्ट जो फैसला था उसकी तारीफ की। वाहिद ने जो बातें कही हैं, मैं संक्षिप्त में मैं समझ रहा हूँ बहुत ज़रूरी थे। उन्होंने कहा कि द मैसेज कुड नॉट बी क्लियर। जब मुसलमान एक्विट होते हैं तो उनको सरकार का ये है कि ये हैं तो आतंकवादी, और किसी तरह से उन्होंने मतलब चालाकी से उससे निकल गए हैं, और उनको अभी भी पकड़ना बाकी है। लेकिन जब हिंदू एक्विट होते हैं तो उनको तो देशभक्त माना जा रहा है, और उनके खिलाफ जो जो पुलिस ने केस रखा था वो हिंदुओं को मतलब एक तरह से बदनाम करने की कोशिश। वो कहते हैं कि कानून को अंधा माना जाता है, लेकिन हमारे देश में मजहब देख के फैसले किए जा रहे हैं। और एक और बात भी कहती हैं कि हिंदू अ, जब मुस्लिम एक्विटेड हैं तो हम वो कहते हैं कि ये इस्लामिक टेरर के के फिर भी नुमाइंदे हैं। लेकिन जब हिंदू एक्विट होता है तो वो कहते हैं कि हिंदुज़म टेरर आतंकवाद को मानता ही नहीं है। तो ये जो
जो उन्होंने बात उठाई दोहरे मापदंड के, बहुत गंभीर, हमारे पूरे मतलब लोकतंत्र, हमारा संविधान, हमने जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, हर मजहब के लोगों के बराबर के हक, इन सारों चीज़ों पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। अ, एक तरह से कहा जा रहा है कि जब आप मुस्लिम आरोपी रखते हैं टेरर मामले में, तो सरकार और पूरी व्यवस्था जो है, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, कोर्ट्स की रवैया एक किस्म की होती है, मीडिया। और अगर आप हिंदू आपके ऊपर आरोप है, तो बिल्कुल एक अलग रवैया होती है। मेहर, आपने इतने सारे मामलों को में आपने अपने कोर्ट में भी आप लड़े हैं, और आपने बहुत नज़दीकी से देखा भी है। तो ये जो वाहिद शेख ने एक किस्म का सवाल उठाया है, वो किस हद तक जायज़ है? मेरे ख्याल से पूरी तरह से जायज है कि जब वाहिद, जैसे आप जानते होंगे, वाहिद खुद एक अक्यूज्ड था। रहे। हाँ, अक्यूज रहे थे, जो उनको पहले ही एक्विट कर दिया था। जो 16-17 लोग को कन्विक्ट किया था बॉम्बे ब्लास्ट के केस, ट्रेन ब्लास्ट के मामले में, उसमें से एक वो थे, उनको एक्विट कर दिया था। बाकी के लोगों को अभी हाई कोर्ट ने एक्विट किया है। बट उनको बल्कि भी 9 साल जेल में रहना पड़ा। वो भी एक दूसरा डिफरेंस है कि जी। जो जिसे हम हिंदू टेरर बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, वहां सब लोगों को बेल मिल चुकी थी। हम्म। यहाँ किसी को भी बेल मिली नहीं थी। जी। पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं, तो बेल मिली नहीं थी जो बॉम्बे ब्लास्ट की केसेस है। तो वो एक दूसरा डिफरेंस है कि यहाँ आपको बेल मिल सकती है, या बेल नहीं भी हो, बेल ना भी मिली हो, तो जैसे आप जानते हैं वो कौन है, वो राम रहीम या कौन है, जिसको 14 बार पेरोल, 14 दफा पेरोल मिला है। हाँ, जी। जो कभी भी किसी भी इस तरह के केस में, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको मिलने का सवाल ही नहीं, इतना इतने टाइम तक। इसमें दो चीजें हैं। एक तो चीज है कि पुलिस यानी इन्वेस्टिगेशन का बायस, प्रोसिक्यूशन का बायस, और हम्म। जुडिशरी का बायस। ये जी। तीनों चीजें इसमें आ जाती है। जब जब मुंबई ब्लास्ट में लोग को छोड़े, हम्म। मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट में लोगों को छोड़े, तब लोगों में बहुत सरप्राइज था। हम्म। इवन जो लिबरल्स है, इवन जो सोशल मूवमेंट के साथ जुड़ के रहे, सरप्राइज इसलिए नहीं था कि वो मानते थे कि वो गिल्टी है। सरप्राइज इसलिए था कि इस मामले में ये लोग को कैसे छोड़ेंगे क्या, हम्म। इस तरह। जबकि यहाँ ये लोग जो छूटे, साध्वी प्रज्ञा, वहां सरप्राइज बिल्कुल नहीं था। कम से कम मुझे तो नहीं था। अमित शाह को भी नहीं था, क्योंकि अमित शाह का जो स्टेटमेंट था कि कोई हिंदू टेरर नहीं हो सकता है, वो जजमेंट आने के एक दिन पहले किया गया था उससे। तो सवाल ये है कि ओनली थिंग आई कैन से इसके वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, देख सकते हैं आगे क्या हो रहा है। उससे हम्म। उससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। तो वो भी महत्वपूर्ण बात है। ये फडणवीस वगैरह का बाद में आया स्टेटमेंट, लेकिन जो अमित शाह का था वो पहले आया। जी। तो मेरे ख्याल से देर इज अ बायस। हम्म। हम माने न माने, हमें बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं तो मानता हूं कि हिंदुस्तान अभी एक फैसिज्म की तरफ बहुत ही जल्दी से बढ़ता हुआ देश है। अगर फासिस्ट नहीं हो गया है तो फासिस्ट हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि संविधान बदले बिना भी आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं लोग। और ये जो मामला है हिंदू खतरे में है और मुसलमान वो खतरा डाल रहे हैं, वो सोसाइटी में भी इतना फैल गया है। और जी। जो जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जजेस है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो सोसाइटी से ही आते हैं। तो ये एक फैला हुआ मामला है। उसी। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सब लोग ऐसे हैं।
कई जजेस है, कई प्रोसिक्यूटर्स है, जैसे कि रोहिणी सालियान थी, कई जजेस है जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन ये जी। धीरे धीरे मुझे फैलता हुआ लग रहा है, इवन जुडिशरी में। नहीं, वाहिद मेरे साथ थोड़े दिन पहले बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी यही बात कही कि ये दो जजेस ने जो फैसला किया था, वो कह रहे थे कि मतलब सारे झूठ के बीच में से उन्होंने सच किस तरह से निकाला, बहुत मतलब सम्मानजनक है। तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन व्यवस्था बहुत ज़्यादा बायस्ड और कम्युनलाइज्ड हो गई है। सुभाष, आप इन इन अ लार्जर फ्रेम, जो आखिर में मिहिर कह रहे थे कि ये एक संकेत है कि संविधान को बदले बिना हम लोग हिंदू राष्ट्र की दिशा में जा रहे हैं, और ये एक फैसिज्म का संकेत है। आप किस हद तक इससे सहमत हैं? किस देखो हद मुझे तक आप तो इससे सहमत हैं? मतलब डू यू अग्री ये विद बिल्कुल मुझे दिस? बिल्कुल ऐसा मुझे लगा कि मिहिर ने मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल सर, मैं 100% सहमत हूँ। जी। और जो मतलब अगर अभी तक जो जिन तबकों के बारे में हम सब लोग का यकीन था, हम्म। जुडिशरी के बारे में भी मिहिर जो संकेत दे रहे हैं, और अभी एक नया फिनोमेना पिछले कुछ साल से चल पड़ा है जिसके बारे में मोहन गोपाल एक वकील है और लीगल स्कॉलर भी है। उन्होंने हम्म। पिछले दिनों अपना पिछले साल लेक्चर भी दिया था कि कैसे जुडिशरी के अंदर ऐसे जजेस को लाया जा रहा है जो संविधान के हिसाब से चलते, लेकिन साथ साथ मतलब संविधान के बाहर से भी चलते हैं। मतलब ऐसे जी। कि ये रिलीजन के आधार पर कुछ ऐसे फैसले उन्होंने का उल्लेख किया है। जैसे तो एक सीनियर उन्होंने जज भी यही मुझे बात की एक सीनियर जज मुझे कह रहे थे थोड़े दिन पहले कि हाँ लगभग एक तिहाई जजेस उनके आंकलन में हाँ, आरएसएस विचारधारा से सहानुभूति रखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स अ वेरी और क्या सीरियस चार्ज। हाँ जी। क्या अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज अगर ओपनली कमर्शियल स्टेटमेंट दे सकते हैं, और हम्म। अगर कलकत्ता हाई कोर्ट के जजेस डायरेक्ट आज इस्तीफा देके कल भाजपा में शामिल हो सकते हैं, तो हम्म। जुडिशरी के एक हिस्से में, काफी सिग्निफिकेंट हिस्से में, ये आइडियोलॉजी ट्रेजिकली बहुत पहुंच गई है और वो काफी इसको सही मानते हैं। और उनके फैसले वो भी दिखता है। अगर आप जो न्यू दिल्ली नॉर्थ 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 ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स हुए थे 2020 में, तो उसमें जो सारे अक्यूज हैं, अगर जो मुस्लिम अक्यूज हैं उनको अभी तक 5 5 6 5 साल हो गए, किसी को बेल नहीं मिल पाई। और जबकि उनके खिलाफ ऐसे कोई बड़े आरोप उस तरह से नहीं है, और बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक खास जज के पास उस मामलों को भेजा जा रहा था। तो एक जुडिशरी के एक हिस्से में निश्चित तौर पर ये विचारधारा उनको स्वीकार्य लगने लगी है। और ये बहुत चैलेंजिंग है, और पूरे देश के पैमाने पर जो मीर कह रहे थे, जो एक काफी एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। और मुझे मुझे ज्यादा चैलेंज मान लोगों का भी लगता है। लोगों के अंदर भी ये बात बहुत स्वीकार्य हो चली है कि अगर आप लोगों से, आम लोगों से बात भी करें, तो वो आपसे बात करते हैं कि भाई दुनिया भर में इतने मुस्लिम राष्ट्र हैं, इतने ईसाई राष्ट्र हैं, एक तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मतलब उनको, बहुत लिबरल लोगों को भी लगता है, ऐसी बात लगती है। जी। तो ये बात, और दूसरा, हिंदू अपने आप को हिंदू बताने के लिए वो जो भी देश में हो रहा है उसके साथ साथ खड़े हैं। अगर उसके बहाने, अगर जैसे मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि देश के अंदर इतने सारे लाख लोगों का मताधिकार छीना जाएगा बिहार में, हम्म। लेकिन अब चूंकि सरकार कर उसके बारे में कुछ सवाल लोगों के नहीं, क्योंकि उनको लगता जी। है कि मेन प्रोजेक्ट तो पूरा हो रहा है हिंदू राष्ट्र बनने का। तो ये चीजों पर सवाल उठने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा अदानी चलता है, सोसाइटी का अदानी डिजिटाइजेशन हुआ है। बिल्कुल, प्लीज अदानी प्लीज। अंबानी पे सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा जो प्रोजेक्ट वो पूरा हो रहा है। उसी से मैं अपनी आखिरी सवाल को ला रहा हूँ। दोस्तों, बहुत हिम्मत और साहस से आपने जो बातें रखी हैं, इससे एक बड़ा सवाल उठता है। अ, थोड़ा जिक्र इसके बारे में हुआ भी है, लेकिन जब ये मालेगांव ब्लास्ट वगैरह की जांच चल रही थी, उस वक्त पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, सैफ्रॉन टेररिज्म। मतलब भगवा रंग का टेरर, उसका उन्होंने जिक्र किया बहुत
बीजेपी के लोगों ने बहुत इसका विरोध भी किया। और अब ये जो हाल ही में जो फैसला आया है मालेगांव का, उसमें वही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि टेररिज्म कैन नेवर बी सैफ्रॉन एंड नेवर विल बी। मतलब भगवा या हिंदू टेररिज्म कभी ना था ना कभी हो सकता है। अमित शाह ने भी, जैसे हमने कहा, इसी की बात की। मुझे ताज्जुब होता है क्योंकि और ये जो आम धारणा हो गई है कि टेररिज्म मतलब मुसलमान। हमारे देश में हमारे जो राष्ट्रपिता हैं और दो प्रधानमंत्री को आतंकवादी हमले से मारे गए, और मारने वाले में एक भी व्यक्ति मुसलमान नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसी बात को उठाते हैं कि जो ऑलमोस्ट बाय डेफिनेशन हिंदू टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। और मुसलमान पे बहुत ज़्यादा शक है कि वो टेरर अगर वो कर भी नहीं रहा है तो कहीं अपने दिल में सहानुभूति रखता है। तो मिहिर, आपके एज ए लॉयर एंड सुभाष जी मच मोर इन टर्म्स ऑफ द लार्जर पॉलिटिक्स, इस पे हम लोग, मैं थोड़ा विस्तार में बातचीत का अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि ये सवाल बहुत बहुत बड़ा है कि अ, अगर सरकार और सरकार, पुलिस, कोर्ट, मीडिया, आम पब्लिक ये मानने लगती है कि एक मज़हब के लोग आतंकवाद कर ही नहीं सकते, और एक मज़हब के लोग को आतंकवाद के प्रति बहुत एक झुकाव है। अ, इसमें मेर आप हम देख रहे थे, आपने कुछ जिक्र भी किया था कि बहुत सारे केसेस हुए थे 90s और अर्ली 2000 में, जहाँ पे ये माना गया कि ये मतलब ऑलमोस्ट बाय डेफिनेशन कि ये मुस्लिम टेररिस्ट होंगे। एक एक करके मैं लिस्ट बना रहा था एक दिन पहले, और आश्चर्य है कि कितने सारे मामलों में वो सब लोग अब बहुत साल जेलों में गुजारने के बाद मुक्त हो रहे हैं। तो इस सवाल पे कि देयर इज नो सच थिंग एज हिंदू टेररिज्म, दे कैन नॉट बी, इस पे आप दोनों की राय में चाह रहा हूँ। मेहर, एज ए लॉयर आप इस पे, और एंड आप पीयूसीएल के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आपका इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? सिर्फ मुझे लगता है, पहली बात, एज अ लॉयर अगर मैं बात करूं, जी। तो टेरर का कोई कलर नहीं होता है। हम्म। ग्रीन नहीं होता है, सैफरन नहीं होता है, और कोई नहीं होता है। जी। दूसरा, अगर हम नॉर्मल टेररिज्म की डेफिनेशन देखें और जी। इतिहास को भी देखें, तो हर एक मजहब के लोग हम्म। टेररिज्म में कुछ कुछ ना कुछ हद तक संबंधित है। आप चाहे फिर पूरा तमिलम की बात करें, या तो आप बुद्धिस्ट के म्यांमार की जो में जो हो रहा है उसकी बात करें, या तो गाजा में जो हो रहा है वहां इसराइल की बात करें, जूइश की बात करें, जी। या तो सबसे बड़ा स्टेट टेररिज्म यानी यूएसए जो है उसकी हम्म। बात करें, तो आप देख सकते हैं कि आपको जब चाहिए तब आप बोलते हैं कि सिख और बुद्धिस्ट आर पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन, दैट्स अ जी। डेफिनेशन ऑफ हिंदू। तो जब आप म्यांमार और श्रीलंका। खालिस्तान जी। की बात करते हैं, या तो म्यांमार की बात करते हैं, तब आप वो बात क्यों नहीं करते कि वो हिंदुइज्म का ही पार्ट है? हम्म। ये एक बात है। दूसरी बात, और इसमें मैं, सॉरी, मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, तमिल तो है ही हिंदू, आप लोग कह नहीं आइए सकते। आइए, लेकिन लेकिन यूसुफ बॉमर के एक तरह से आविष्कार, और हाँ, पहला प्रयोग तो एलटीटी ने किया। करेक्ट। तो हम्म। मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। ये कहना पूरा पूरा गलत होगा।
दूसरी बात है कि जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन, और ये सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट की बात नहीं है, समझौता एक्सप्रेस की बात है, दूसरे मक्का मस्जिद की बात है, दूसरे कई ठिकानों की बात है, जहां जहां टेरर अटैक्स हुए हैं, वहां नीडल ऑफ सस्पिशन बहुत ही यही है, अभिनव भारत जिसके ये लोग पार्ट थे उसके ऊपर गया है। तो ये कहना मेरे ख्याल से पूरी तरह से गलत है कि सिर्फ मुसलमान, वो जो बोलते हैं ना कि एवरी मुस्लिम इज नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज अ मुस्लिम, जिस जिस तरह की बात फैलाते हैं, वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आप, आई मीन, और अल्टीमेटली टेररिज्म क्या है, हम टेररिज्म की जब बात करते हैं तब ओनली अबाउट इंडिविजुअल्स करते हैं। स्टेट टेररिज्म पे अगर बात करें तो जो आज बस्तर में हो रहा है, या जो कश्मीर में हो रहा है, या जो मणिपुर में हो रहा है, वो स्टेट टेररिज्म है। उसको आप कौन सा कलर दिखाएंगे? स्टेट और की कम्युनल राइट और कम्युनल वायलेंस भी बड़े स्केल पे होता है, वो भी एक किस्म का एब्सोल्युटली, terrorism है। एब्सोल्युटली जी। कम्युनल वायलेंस पर, जैसे कि गुजरात के दंगे हुए थे 2000, अब सिर्फ गुजरात के नहीं लेकिन कई जगह पे, रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट, ओके, भागलपुर, ऑफ जुडिशियल नीलगिरी। कमीशन, हाँ, कितने रिपोर्ट्स हैं जो बोलते हैं कि श्री कृष्णा कमीशन है, कई रिपोर्ट्स है ऐसे जो जो कहते हैं कि इनमें हिंदुओं ने भी इतना ही पार्ट लिया जितना दूसरे किसी कौम ने लिया हो, या शायद ज्यादा लिया। तो मेरे ख्याल से ये एक मिथ जनरेट करने की बात है। दिस इज बेसिकली टू स्टिग्मेटाइज मुस्लिम्स, जिसे जिसे हम कहते हैं कि मुसलमानों को स्टिग्मेटाइज करने की बात है। जी। लेकिन हम दुनिया भर में देखें, इतिहास देखें, ओके, आज की दिन में जो चल रहा है वो देखें, तो मेरे ख्याल से ये कहना कि हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है, तो वो बात गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुइज्म लीड्स टू टेररिज्म, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कभी कि इस्लाम, बीइंग अ मुस्लिम विल लीड टू टेररिज्म, वो जी। दैट इज अ सेपरेट इशू। बट ये कहना कि मैं हिंदू हूं इसलिए मैं टेररिस्ट नहीं हो सकता, तो बिल्कुल गलत। और जो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आप, जैसे मालेगांव में जिस तरह से बहुत साफ तरीके से जो एविडेंस को कमज़ोर किया गया, ताकि आप दूसरे मामलों में भी आप वाकिफ़ हैं कोई केसेस जहाँ पे इसी तरह की, जहाँ पे हिंदू समाज के लोग आरोपी हैं, क्या इसी तरह की कार्रवाई हो रही है जहाँ पे एविडेंस को कमजोर किया जा रहा है? हो सकता है टेररिज्म का, आप, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन टेररिज्म, लेकिन क्योंकि मैंने हैंडल किया था काफी हद तक सोहराबुद्दीन का केस, जिसमें जी, अमित शाह बिल्कुल। वाज इन्वॉल्व डायरेक्टली, ओके। हम्म। अभी आप उसे टेरर बोले ना बोले जो भी है, लेकिन उसमें एविडेंस डेफिनेटली वीक किया गया था, डेफिनेटली जी। देयर वाज अ कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज, ओके। तो वो तो होता है, वो तो ऑफ कोर्स ये होता है जब भी आप कोई भी पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी केस हो, तो भी होता है। लेकिन ये केस तो हम्म। खास था क्योंकि दिस वाज अ केस ऑफ टेरर, ऑफ एनकाउंटर। एवरी एनकाउंटर किलिंग इज नथिंग एल्स बट, वो क्या है, जी। अल्टीमेटली एक्ट ऑफ टेरर है। तो हम्म। ये कहना, तो मेरे ख्याल से कि ये जो पूरा ये हो रहा है। दूसरी बात, इससे जुड़ के नहीं है, थोड़ी अलग है, लेकिन जो मैं पहले कहना चाहता था मैं भूल गया था पहले, कि प्रॉब्लम क्या होती है कि हर एक टाइम जब किसी को भी छोड़ते हैं, जी। तब जजेस कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पूरा बॉच्ड अप है, जी। इन्वेस्टिगेशन बरोबर नहीं हो। लेकिन कभी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को आप अकाउंटेबल नहीं करते। जी। आप अकाउंटेबल हिमांशु को करेंगे, आप अकाउंटेबल तीस्ता को करेंगे, लेकिन आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसने पूरा वॉचअप किया इन्वेस्ट, क्योंकि ये बात तो जाहिर है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, ये बात जाहिर है कि लोग मरे थे, इसमें कोई ना नहीं है, ये डिस्प्यूट नहीं है। ऑब्वियसली किसी ने करवाए होंगे, किसी ने किए होंगे। हाँ? तो विक्टिम्स का भी हम देखें तो उनको भी देयर इज नो क्लोजर फॉर देम आल्सो। तो दैट इज एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बिल्कुल नहीं है। तो उनको पता है कि वो कुछ भी करे उनको कुछ होने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कोई छूट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कोई बच जाएगा, वगैरह वगैरह, उससे कुछ होने। तो ये भी आई थिंक इज समथिंग विच हैज टू बी बोर्न इन माइंड, ऐसा मुझे लगता
जी। नहीं, सुभाष, आपने इस पे बहुत काम भी किया है, लिखा भी है, किताबें भी लिखी हैं, शोध भी किया है इस सवाल पे कि एक किस्म का आतंकवाद का दौर चला है, जिसमें मतलब जो मुंबई में 2008 में जो हुआ था और घटनाएं हुई थी, जहाँ मुस्लिम समाज के लोग प्रभावित थे, मतलब शामिल थे। लेकिन हिंदू समाज के लोग टेररिज्म में शामिल हैं। इसका इसका कितना एविडेंस आप देखते हैं, और इसका समाज पे, राजनीति पे किस तरह का असर पड़ रहा है? क्योंकि आपने इस पे काम बहुत किया है, थोड़ा विस्तार में आप हमें बताएं प्लीज। आ, अगर हम इस ये जो मालेगांव बम ब्लास्ट की बात के संदर्भ में अगर 2001-2 के बाद के सिलसिले पर नजर डालें, जी। तो हमें ये दिखता है कि दिग्विजय सिंह जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जी। तो उन दिनों आ, तबलीगी जमात का इजलास हुआ था, वहां पर 2 बार हुआ था, हर साल होता है। वहां पर भी कुछ बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं हुई थी, और उसमें से भी शक मतलब मेजोरिटी रिलीजन से जुड़े लोगों पर गया था। अब उस समय क्या कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, क्योंकि सरकार बदल गई, मुझे मालूम नहीं है। और बाद में जो बाकी सारे नांदेड़ बॉम्ब ब्लास्ट में भी अभी जनवरी में उन लोगों को क्लीन चिट दिया गया। लेकिन आपको याद होगा 2006 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो और उस अभी 2 लोग उसमें मारे गए थे, हिमांशु पांसे और लक्ष्मण राजकोटवार के मकान में ब्रह्मा का बेटा मारा गया था, 2 लोग मारे गए थे। और भी, और जो जो उस समय वहां लोगों का क्या मुसलमान जो कैप पहनते वो मिला था। तो मतलब ये सारे सबूत ऐसे मिले थे उस समय, इमीडिएटली जो कोशिश हुई थी कि जो पटाखों से ऐसा हुआ। आज 2000 जनवरी 2025 में नांदेड़ बॉम्ब ब्लास्ट का फैसला आया है, जिसमें इन मौतों के बारे में, उसके बारे में कुछ उन्होंने बाद में, जज ने यही कहा कि वो कुछ मतलब जो पटाखों की थ्योरी रखी गई है, और ये जानबूझ के ऐसे सबूत पेश किए गए हैं। तो जहां पर, और ये क्लियर कट एविडेंस के बावजूद भी अगर इन्वेस्टिगेशन को मतलब वॉचअप किया जा सकता है। मुझे मुझे नांदेड़ बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में मालूम नहीं कि जैसे मालेगांव में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है, तो नांदेड़ के बारे में मिहिर बता सकते हैं। लेकिन क्लियर कट केस जहां दिख रहा था, जहां पर जहां पर ऐसे हिंदुत्ववादी संगठनों के नेता भी आए थे, ऐसे सबूत मिले थे, लोगों ने भाषण दिए, ऐसी और बॉम्ब तमाम बना बात। रहे थे, हाँ, सॉरी। बनाने की तैयारी हो रही थी। हाँ 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 भैया। तो तो इतने बावजूद भी अगर ऐसा हुआ, और उसके बाद अगर जो एक एक सिलसिला ही चल पड़ता पड़ा है, अगर हम मतलब 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट को देखें, 2007 में ये मक्का मस्जिद समझौता, अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट को देखें 2008 का, और 2006 में मालेगांव भी हुआ था, तो लगातार उसमें सभी जो अभियुक्त तो पकड़े गए, एक्यूज पकड़े गए, वो हिंदू समाज के थे। मैं एक बड़ा हिस्सा हिंदू समाज का था। आपको ये भी याद होगा कि असीमानंद जो बाद में बरी कर दिए गए, उन्होंने दिल्ली कोर्ट में 164 के तहत बयान दिया था। 164 जो एक और जज के सामने दिया जाता है, जुडिशरी के सामने, और उनको वो कहता है मैं कन्फेशन देना चाहता हूँ। 2 दिन इंतजार करते, 2 दिन बाद उन्होंने कन्फेशन दिया था। वो कन्फेशन भी उपलब्ध है, कैरेवान ने उसके बारे में स्टोरी भी की थी। तो बाद में रिट्रेस किया उन्होंने, उसमें तो बहुत सारी बातें कही थी उन्होंने। तो मैं ये जो सिलसिला चल पड़ा है, तो क्या इसके बारे में, सॉरी क्या बात प्लीज। है, क्या, सॉरी, क्या बातें कही थी, थोड़ा सा नहीं, ताकि। उन्होंने देखिए, अभी उसके बारे में डिटेल्स में हम यहाँ पर जाएंगे नहीं, क्योंकि वो स्टोरी कैरेवान पर उपलब्ध है। उनका हम्म। उन्होंने जो बयान दिए थे सीमानंद ने 2000 साल भूल रहा हूँ मैं, जो कोर्ट के सामने एडमिसिबल 164 के तहत बयान दिए थे, जो एडमिसिबल होते हैं, यहाँ कन्फेशन आप देते हैं, आपको जज इंश्योर करता है कि आप किसी दबाव के तहत नहीं दे रहे हैं। बाद हम्म। में उन्होंने जैसे, तो बाद में उसको रिट्रेस किया, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने दिए नहीं थे, मैं रिट्रैक्ट करना चाहता हूँ। बाद में रिट्रैक्ट किया उन्होंने, लेकिन पहले जो बयान दिए थे उन्होंने, वो एडमिसिबल एविडेंस थे वो। तो जिसमें उन्होंने बेसिकली कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, और कैसा नेटवर्क था, कौन इंडिविजुअल्स की तरफ जो नाम लिए थे उन्होंने, वो अवेलेबल है। कैरेवान की जी। स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। तो जिसमें अगर ऐसा हुआ है ये, तो ये सारी घटनाएं जो होती रही है,
और अगर मैं जैसे हेमंत करकरे की इन्वेस्टिगेशन के चलते ये सारा मामला खुला, एक तरह से करके खुला है, तो मेरे ख्याल से एक काफी चिंताजनक बात है हमें। लेकिन मुझे ज्यादा ज्यादा इसमें जरूरी ये लगता है कि हम लोगों को इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि रिलीजन के साथ धर्म का है कि नहीं। क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म आप जू इस गाजा में जो हो रहा है उसका बड़ा सबसे बड़ा विरोध जूस कर रहे हैं अमेरिका में जगह जगह पर। तो जियोनिस्ट होना और जुडाइज्म को स्वीकारना, इसमें क्लियर कट फर्क है। आप बिल्कुल। इस्लाम को मजहब के तौर पर मानते हैं और इस्लामी जिहादी आतंकवादी, इसमें फर्क है। और वो जिसके बारे में मीर ने भी कहा, श्रीलंका में और म्यांमार में जो हो रहा है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं लेकिन बौद्धिस्ट अतिवादी भी हैं, वो मॉन्क भी हैं, वीरातू हैं, और बुडूवाला सेना श्रीलंका में उनका ग्रुप है। तो ये जो बहस में अगर हम पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोगों को ये एक बहुत काउंटर प्रोडक्टिव बहस हमारे लिए होगी। तो मेरे ख्याल से इस बहस में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, जो क्योंकि वो बहस वो खड़ी करना चाहेंगे जो ये हिंदू राष्ट्र को बनाने में यकीन रखने वाले लोग बहस खड़ा करना चाहेंगे। हमें इस बहस में पड़े बगैर, ठीक है, ये इस पर बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए। और ये चैलेंज कैसे हम लोग मीट कर सकते हैं कि देश का हिंदू राष्ट्र का जो समस्याएं चैलेंजेस खड़ी हैं उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, जिसकी तरफ कैसे नेहरू ने, अम्बेडकर ने, गांधी ने इशारा किया था, कैसे देश की शक्ल बनते जा रही है। मेरे ख्याल से उनके बारे में ज्यादा हम लोग को आज और नई रणनीति बनानी चाहिए, आज ये ज्यादा जरूरत, ये मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात आपने कही सुभाष जी कि कोई भी मजहब नफरत नहीं सिखाता, ना हिंसा सिखाते। लेकिन मजहब के इस्तेमाल करने इसके लिए किया है हर मजहब ने। आयरिश जो टेररिज्म कैथलिक मजहब के लोगों ने चलाया, तो हर मजहब के लोगों ने आतंकवाद का इस्तेमाल किया है। लेकिन वो मजहब वो सिखाता है, वो किसी भी मजहब, ना इस्लाम, ना हिंदू धर्म, ना बौद्ध धर्म, ना क्रिश्चियन धर्म, ना सिख धर्म हिंसा को सपोर्ट करता है। तो इसलिए मजहब से इसे जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। ये आपने कहा और मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। आखिरी कुछ थोड़े से संक्षिप्त में मिहिर और सुभाष, जो हम लोगों ने जो तस्वीर रखी है देश के लोकतंत्र का इस वक्त में, जहां मान रहे हैं कि सांप्रदायिक विचार सरकार के, जुडिशरी के और समाज के बहुत सारे हिस्सों में फैल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि इवन सेक्युलर पार्टीज में बहुत सारे लोग हैं जो इस विचारधारा से प्रभावित हैं। ऐसे वक्त में जो नागरिक उस संविधान को मानता है जहाँ पे हर मजहब के लोगों के बराबर के हक होने चाहिए, उनको आज क्या करना चाहिए, सामने क्या रास्ता है, उसमें संक्षिप्त में मिहिर और सुभाष कुछ बात रखें और फिर हम अपनी बात पूरा करें। हाँ, मैं बेसिकली दो चीजें बोलूंगा इसमें। हम्म। एक तो एज अ लॉयर मैं पहली बात करूंगा कि हमारी ज्यादा करके बैटल्स जो आज है कोर्ट में, वो डिफेंसिव बैटल्स। किसी को पकड़ा उसको छुड़ाओ, किसी के ऊपर 153 ए डाला, हेट स्पीच का गलत डाला, किसी का ट्वीट बंद कर दिया, और किसी को प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दिया। तो एक तो डिफेंसिव, लेकिन वो भी इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे जो स्पेसिस है वो छोड़े नहीं। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फियर का माहौल फैलाया जा रहा है, उसको रेजिस्ट करें कि हम इसके खिलाफ फाइट दे सकते हैं और दे सकेंगे और देते रहेंगे। वो एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, एज अ सिविल सोसाइटी पर्सन, मेरे ख्याल से कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूं। तो मैं मानता हूं कि चीजें बदलेगी, लेकिन चीजें अपने आप से नहीं बदलेगी, चीजें लोगों के दबाव से बदलेगी। यूथ के दबाव से भी बदलेगी, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूथ को शामिल करना। हम्म।
और हर एक चीज, हर एक छोटी भी चीज जहां भी हो रही है जो हमें गलत लग रही है, संविधान के खिलाफ है, समझो, तो उसका प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी, उसके खिलाफ आवाज उठा के, उसके खिलाफ खिलाफ आवाज उठानी बहुत जरूरी है। आवाज किस तरह से उठाए, वो हर एक, कोई हो सकता है कोई स्टैंड अप कॉमेडियन से कॉमेडी हो, वहां से उठाए, कोई रास्ते पे मोर्चा ले, कोई केस करे, कोई दूसरा कुछ करे, कोई लिखे, कोई या कोई तो कविता, या तो कोई कविता बनाए, कोई फिल्म कोई बनाए। करेक्ट करेक्ट, अलग अलग तरह से, लेकिन क्रिटिकल होना, डिसेंट दिखाना, वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और आई थिंक डिसेंट दिखाना एक चीज है, और दूसरे जो विक्टिम्स है उन्हें सपोर्ट करना ओपनली, वो भी इतना ही जरूरी। जैसे कि हर्ष आप तो कर ही रहे हैं डेकेड से, ओके, तो उस तरह का काम करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पीपल नॉट टू लूज होप, नॉट टू लूज फेथ। वो भी जरूरी है। इतना ही कहूंगा मैं। नहीं, बहुत खूबसूरत बातें आपने कही मिहिर। सुभाष, आप वही कि हम लोग फैसिज्म की ओर अगर बढ़ रहे हैं, एक सांप्रदायिक सरकारी व्यवस्था की ओर, समाज की ओर बढ़ रहे हैं, इस वक्त में जो आम नागरिक को क्या करना चाहिए, इसमें आपके क्या विचार हैं? एक कहावत है, साइलेंस इज कंसेंट। यस, तो बिल्कुल। आज के वक्त में चुप नहीं रहना है। हम लोग जिंदा हैं, जो लोग संविधान में यकीन रखते हैं और बेहतर समाज, बेहतर भारत बनाने में यकीन रखते हैं, उनको चुप नहीं रहना है, लगातार जी। कोशिश करनी है। और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कठिन बैटल है, बहुत कठिन बैटल है। लेकिन हमें इतिहास से भी सबक सीखना चाहिए कि 90% जर्मनी के लोग हिटलर के साथ थे, और हिटलर का वहां पर नामो निशान मिटा दिया गया। आज वहां हिटलर का नाम लेना कुफर समझा जाता है। तो अगर अगर जर्मनी हो सकता है, जर्मनी में बदलाव आ सकता है, तो भारत जैसे मुल्क में जहां पर एक आजादी के संघर्षों की एक बड़ी परंपरा रही है, हमारे यहाँ अम्बेडकर की परंपरा है, कम्युनिस्ट आंदोलन की परंपरा है, तो इसकी ये परंपरा तो बहुत है। हम लोगों को अपने स्तर पर, छोटे बड़े स्तर पर हम लोग समूह बनाए, जितने लोगों को तो जागरूक करें और रेजिस्ट करें। रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है, और ये मानते हुए कि चीजें बदलेंगी, और मैं भी यकीन करता हूँ कि चीजें बदलेंगी। टाइम लगेगा उसमें बदलेंगे। नहीं, बहुत ज़रूरी बातें आप दोनों दोस्तों ने की है। कभी मतलब खामोश ना रहें, डर से अपने आप को मतलब अलग रखें, उससे लड़ें। आपने कहा कि उम्मीद ना छोड़ें, एक बेहतर समाज की संभावना को हमेशा ध्यान में रखते हुए रखें, उसकी संभावना को जिंदा अपने दिलों में पहले रखें, यह आपने कहा। आपने ये भी कहा कि मतलब रिजिस्ट करिएगा, मतलब जिस तरीके से भी आप नाइंसाफी का विरोध कर सकते हैं, कोर्ट में, समाज में, अपने घरों में, उसको भी आप करें। और जो पीड़ित है उसके साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अभी भी बहुसंख्या उन लोगों की है जो इस विचारधारा से सहमत नहीं है, इस नाइंसाफी से वो सहमत नहीं है। उनको अपनी लड़ाई को बहुत मजबूती से और बढ़ाने की ज़रूरत है। यही बात से मैं इस बातचीत को पूरा करता हूँ। मिहिर और सुभाष, आप दोनों बहुत व्यस्त भी रहते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप इसमें शामिल हुए। ये एक बहुत ज़रूरी मोड़ मुझे लगा जहाँ ये दो एक्विटल्स एक साथ आए, और बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ इसके पीछे थीं। और इससे हम अपने समाज के बारे में, अपनी सरकार के बारे में क्या समझ सकते हैं, इस पे ये बातचीत बहुत ज़रूरी मैं समझ रहा था। आप दोनों ने इसमें शामिल हुए, आपने अपनी बातें रखी। आपको बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, जिंदाबाद। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका
ये वो सहर तो नहीं।